हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सोल्यूशन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सॉरी ये चैप्टर नंबर 1 लिखा है, ये बाय मिस्टेकली चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, सो 2 है यहाँ पे। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन। आपका पार्ट 1 है और महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस है। ठीक है, और साथ ही बता दूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये चैप्टर। बहुत ही मज़ेदार है, कॉन्सेप्चुअल भी है, आपने पढ़ भी रखा हुआ है तो आपको ये इजीली समझ में भी आएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगा आपको पूरा ये जो चैप्टर होने वाला है। तो ये जो पार्ट 1 है फिलहाल, सो पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता, नहीं तो आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी पढ़ाते पढ़ाते आपको बोर हो जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। चलो, सबसे पहला पार्ट हमारा आता है इंट्रोडक्शन। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन में हमें क्या चीज़ का ध्यान देना है? देखो, हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो मिक्सचर होता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं द मिक्सचर, ये मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। भाई यही पूरा आपका यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन, मतलब यही समझना है आपको कि मिक्सचर क्या होता है। वो कॉम्बिनेशन होता है आपका 2 और मोर सब्सटेंसेस का। जैसे कि एयर एक मिक्सचर है, किसका? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। तो जैसे कि अलग अलग टाइप के सब्सटेंस का जो मिक्सचर रहता है, मिक्सचर सॉरी बोल दिया मैंने। ओके, यहाँ पर मिक्सचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है आपका किसी भी स्टेट का। लाइक गैस में भी मिक्सचर आपको मिल सकता है, सॉलिड में भी मिक्सचर आपको मिल सकता है, लिक्विड में भी टाइप ऑफ मिक्सचर आपको मिल सकता है। अभी कुछ टर्म्स आता है, जैसे कि अगर आपने सुना होगा तो होमोजेनियस टाइप, अगर कुछ कुछ आपको याद आ रहा है तो इसमें क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट यूनिफॉर्म होता है। जहाँ की अगर हम बात करें हेट्रोजेनियस की, तो इसमें क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग कंपोनेंट होता है। पहला हमने समझा अभी मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, मिक्सचर मतलब 2 और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस आप बोल सकते हो। होमोजेनियस होता है आपका मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स विच आर यूनिफॉर्म। हेट्रोजेनियस आपका होता है नॉन यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीज़ जो थी आपने बेसिक 11th में पढ़ी हुई है, क्लास 11th में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि homogeneous mixture are classified according to the size of their constituent particle as colloids or as a true solution. In this chapter we deal with the properties of homogeneous mixture, especially of true solutions. तो देखो भाई, 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो आप पढ़ने वाले हो। वो है आपका सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है और सोल्यूट है। ठीक है, बताता हूँ, आगे आगे देखते रहो, पूरे इस चैप्टर को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये टेबल है, यही समझ जाओ तो बहुत हो गया आपके लिए। मतलब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं। देखो, हमें स्टेट तो पता है, आपके पास लिक्विड स्टेट होता है, गैस होता है और सॉलिड होता है। ये 3 स्टेट तो हमने सुन रखा है, बराबर। अभी सुनो, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्वेंट है आपका, और जो आपका जो है यहाँ पर सॉल्यूशन है, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर घुल मिला देता है और फाइनल सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्वेंट एक वो चीज़ है, मान लो 3 स्टेट, जैसे कि हमें पता है क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, बराबर। 3 स्टेट जो है हमें पता है। तो सॉल्यूट है, कोई भी स्टेज में हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा या तो वो जो आपका यहाँ देखो सॉल्वेंट जो इन्होंने दे रखा है यहाँ पर। देखो, सॉल्वेंट के किस केस में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे स्टेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? आपका लिक्विड है। और सॉल्वेंट कितने हैं? सॉल्वेंट है आपके लिक्विड, सॉलिड, गैस। ये देखो, नाइट्रोजन और गैस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप कॉम्बिनेशन देखते हो तो लिक्विड सॉलिड का आप देखते हो तो यहाँ पे आपको अमेलगम देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिक्विड का देखेंगे तो आपको ये गैसोलिन मिल जाएगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर। ठीक है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट के अंदर जो है आपका सॉल्यूट घुल मिल जाता है, और जो स्टेट सॉल्वेंट का होगा वही स्टेट आपके सॉल्यूशन का भी होगा। जैसे कि अगर मैं बताता हूँ आपको, ये देखो सॉलिड है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, तो आपका सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? लिक्विड के फॉर्म में बनेगा। अभी यहाँ पे जो सॉलिड है और लिक्विड है, देखो ये जो सॉल्यूट है, सॉलिड आपका, ठीक है आपका सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर सॉलिड है, बराबर। ये घुल मिल जाएगा आपके सॉल्वेंट में, चाहे वो सॉल्वेंट कोई भी स्टेट का होने दो। तो यहाँ पे पहले बात करा है किसका? लिक्विड का, बराबर। पहला केस क्या है? आपका लिक्विड है, तो आपका सोल्यूशन किसका बन जाएगा? सोल्यूशन बनेगा आपका लिक्विड का बनेगा। समझ में आया? लिक्विड क्या दिया? सी वाटर बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये आपका जो है सोल्यूशन है इन फॉर्म ऑफ लिक्विड। अभी सोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ सॉलिड क्या बनेगा आपका? जैसे कि स्टेट बी सॉल्यूट है,
स्टेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो भी सॉलिड है और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो भी सॉलिड है। तो इस केस में तो आपका जो है अलॉय बनेगा। देखो जब भी दो अलग अलग सॉलिड का मिक्सचर होता है तो वो आपको अलॉय देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर मेटल अलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पर सॉलिड और सॉलिड, मतलब ये आपको यहाँ पर अलॉय देगा। अभी जैसा कि हम लोग 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, 24 कैरेट गोल्ड कभी भी जो है सॉलिड नहीं होता, 100% सॉलिड नहीं हो सकता। 24 कैरेट गोल्ड अगर आप 100% रखोगे तो वो पता है किस स्टेट में जाएगा, वो एक ऐसे स्टेट में हो जाएगा कि उसमें वॉइड स्पेस बन जाएगा, वेकेंट स्पेस हो जाता है। जैसे कि उसके अंदर एटम्स में बहुत सारे गैप रहते हैं तो वो कंप्रेस हो जाएगा, जो भी आप फॉर्म दोगे वो फॉर्म में वो रूप ले लेगा उसका। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये कुछ जो है फ्री स्टेट में आपको यहाँ पे एटम्स दिखाई दे रहे हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, तो ये एक कंप्रेसिव स्टेट में आ जाएगा। हम उसको कोई भी शेप दे पाएंगे, मतलब किसी भी तरीके से वो मोल्ड हो जाएगा अगर वो 100% सॉलिड निकला तो हमें क्या करना पड़ता है, गोल्ड में जो है, जो आपका गोल्ड है उसमें हमें इम्प्यूरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है, तभी जाके जो है हमें उसका सॉलिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बराबर समझ में आया आपको गोल्ड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखो सॉल्यूट जो है आपका सॉलिड है और गैशियस फॉर्म में आपको दिया हुआ है आपका सॉल्वेंट। तो आपका सॉल्यूट जो है यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस फॉर्म में, जो कि एग्जांपल है आयोडीन इन एयर। सो आयोडीन जो है आपका अगर आप गैशियस फॉर्म में रख दोगे, ठीक है, तो फिर वो गैशियस फॉर्म मतलब उस सॉल्वेंट के अंदर आप रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टोटली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे क्या है, गैसोलीन, इथेनॉल और इन वाटर हो गया आपका। सबसे बेस्ट एग्जांपल अल्कोहल आप बोल सकते हो लिक्विड का। लिक्विड सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड के अंदर जो है आपका लिक्विड घुल जाएगा, वैसा कौन सा चीज़ है, तो वैसा एमलगम है। जैसे कि आपका मर्क्यूरी विथ मेटल्स एज मर्क्यूरी इन सिल्वर हो गया आपका, ठीक है। सो मर्क्यूरी इन सिल्वर आपको पता ही होगा यहाँ पर। सो सॉलिड आपका क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट में, और मर्क्यूरी आपका क्या है, मर्क्यूरी आपका लिक्विड फॉर्म में है, और आपका जो है सिल्वर जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो अगेन ये जो क्या बनाएगा, ये एमलगम बनाएगा यहाँ पर, एमलगम, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया क्या है। तो ये भी फॉर्म कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। यहाँ पे लिक्विड गैस का क्या है, क्लोरोफॉर्म। अगर आप लिक्विड को जो है गैस में मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ जो है मिक्सअप करते हो तो क्या होता है, वहाँ पर वो टोटली कन्वर्ट हो जाता है आपका क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड करोगे तो लिक्विड हो जाता है, जैसे कार्बोनेटेड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो है यहाँ पर सॉल्वेंट जो है आपका सोल्यूशन बनाएगा इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सेकंड केस क्या है आपका, गैस और सॉलिड। सॉल्यूट गैस है और सॉल्वेंट सॉलिड है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम आपका एक एग्जांपल हो गया यहाँ पर, जहाँ की आपका गैस जो है सॉलिड के साथ कंप्रेस होने के बाद गैस आपका पूरा वैनिश हो जाता है और वो घुल मिल जाता है आपके सॉलिड के साथ। तो पैलेडियम के अंदर जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। सो वो फुल्ली फॉर्म ऑफ किसका होगा, सॉलिड का होगा। लास्ट एग्जांपल है गैस एंड गैस। सो गैस एंड गैस में क्या होगा, अगेन आपका यहाँ पे जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, एयर का O2 हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग जो है फॉर्म ऑफ गैस है। सो ये इंपॉर्टेंट था। अगर आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन को समझ गए सो डेफिनेटली आप जो है यहाँ पर पूरा चैप्टर इजीली समझ जाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। सो अभी देखो आप लोग यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है आपको सोल्यूशन देता है, लेकिन आप जो है यहाँ पर जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन करते हो, रिवर्स प्रोसेसिंग करते हो, तो आपको वो वापस ब्रेक डाउन में देगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के फॉर्म में। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ गिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। मतलब एट अ गिवन टेम्परेचर के अंदर जो आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है उसी के अंदर जब आप सॉल्यूट को डिजॉल्व करते हो तभी ही वो जो है उस स्पेसिफिक सॉल्वेंट का फॉर्म जो है वहां पर गेन करेगा। तो टेम्परेचर भी आपका एक एक्सटर्नल सोर्स है जो कि मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। सो वो भी कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर रोल प्ले करता है, आपका टेम्परेचर भी है। तो क्योंकि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही आपका जो है सॉल्वेंट डिसॉल्व करने में मदद करेगा सॉल्यूट को, और बाद में ही जाकर बनाएगा सॉल्यूशन। A solution containing greater than the equilibrium amount of solute
देखो सोल्यूशन यहाँ पे क्या बोला है, कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखो यहाँ पे ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट बोला है। जो आपका सोल्यूशन बनता है, इन केस आपने जो भी सोल्यूशन बना दिया वहाँ पर, ठीक है, सो जो सोल्यूशन आपने बना दिया लेकिन जो इक्वल लेवल पे होना चाहिए उससे ज़्यादा लेवल पर अगर सोल्यूट बनाया, सोल्यूट मतलब मिक्सअप किया है सॉल्वेंट के अंदर, तो वहाँ पर उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। सच सोल्यूशन आर अनस्टेबल, तो ये जो है अनस्टेबल सोल्यूशन होता है। द प्रेसिपिटेशन अकर्स बाय द एडिशन ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूट एंड द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन चेंजेस टू सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा जो होता है यहाँ पर क्या होता है, स्टेबल फॉर्म होता है। तो स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो क्रिस्टल होता है आपका, ठीक है, क्रिस्टल को सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्वेंट का नेचर है वो यहाँ पर सॉल्यूट का जो कंटेंट है वो टोटल ज़्यादा हो जाता है आपका जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उससे, तो उसकी वजह से वो सुपर सैचुरेटेड होता है वहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं सोल्यूबिलिटी। So the solubility of a solute is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature. The solubility of a solute is its maximum concentration and expressed in concentration unit मोल पर लीटर। तो अभी कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपके सॉल्युबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्या होता है, आपका टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर तो आप समझ गए, टेम्परेचर है। दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है आपका यहाँ पर प्रेशर हो सकता है, राइट, एक प्रेशर भी हो सकता है यहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें टेम्परेचर और प्रेशर जो है यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी के नेचर को। द एक्सटेंट टू विच सब्सटेंस dissolves in a solvent varies greatly with different substance. It depends on the nature of solute and solvent temperature and pressure. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अभी हमने देखा सॉल्युबिलिटी का, अभी देखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। जनरली द कंपाउंड विथ सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडिली सोल्यूबल। देखो जो सिमिलर कैरेक्टर के कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं, वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। चाहे आप सॉल्यूट या सॉल्वेंट का किसी भी तरीके का जो है यहाँ पर अमाउंट रखो, चाहे वो इक्विलिब्रियम स्टेट में ना हो, लेकिन अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, जैसे कि आपका सॉलिड और सॉलिड हो गया, या फिर लिक्विड या लिक्विड हो गया, या फिर गैस या गैस हो गया, तो अगर यहाँ पर नेचर इनका सेम है तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पर इजीली बन जाएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर कंपाउंड होना जो है बहुत ज़रूरी है, तो रेडिली जो है यहाँ पर इजीली सोल्यूबल हो जाएगा इन ईच अदर देन दोज विथ एंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर, सेइंग दैट dissolves like guide to predict the solubility of a solute in a given solvent। सबसे फेमस स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया है, like dissolves like, ठीक है। सो हमेशा अलग अलग कैरेक्टर्स को अगर आप देखोगे तो वो इजीली जो है यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो ये जो है रियल लाइफ में भी जो है आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, समझ सकते हो। चलो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी। तो दो चीज़ समझा हमने, क्या समझा, एक तो टेम्परेचर समझा और एक प्रेशर समझा, कि इनकी वजह से जो है यहाँ पर अफेक्ट होने वाला है आपका सोल्यूबिलिटी, ठीक है। सो इसका नेचर जो है यहाँ पर अफेक्ट होने वाला है। तो इसमें जो केमिकल कंपोनेंट दिया है वो मोस्टली जो है H2O, ये केमिकल कंपाउंड या फिर बोले ये एक ऐसा जो है यहाँ पर एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा इजीली और जो है सबसे ज़्यादा इजीली सभी के साथ जो है यहाँ पर रिएक्ट कर जाता है, और डिपेंड करता है यही मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपका H2O ही यूज़ होता है विथ डिफरेंट टेम्परेचर आपके सॉल्युबिलिटी के साथ मिक्स कराने के लिए। सो हाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस विथ टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। Many solids for example KCl dissolves in water by endothermic process। तो देखो भाई एंडोथर्मिक एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि अभी आपको बताया जो KCl है, ठीक है। सो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं कुछ अलग अलग प्रोसेस के ज़रिए, मतलब इजीली तो नहीं होता, उसमें कुछ प्रोसेस एक्सटर्नली करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम लोग पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय एडिंग हीट टू द सिस्टम, जब भी टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, मतलब एडिंग हीट टू द सिस्टम, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल। जब भी आप टेम्परेचर लेवल इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी का लेवल भी इंक्रीज होगा। तो ये माइंड में बिठा दो आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। जब भी आप जो है यहाँ पर मान लीजिए आप हीट बढ़ाते हो या टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उस केस में आपका जो है सॉल्युबिलिटी का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, समझा आपको? सो एडिशन ऑफ हीट कॉजेस अ स्ट्रेस ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दिस स्ट्रेस फेवर्स एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ही होता है यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जैसे ही अगर आप आपके रिएक्टेंट जो होते हैं, जो बेसिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सो अलग अलग एलिमेंट को आप रिएक्ट करवाते हो, उसको अगर आप हीटिंग प्रोसेस दो तो वो इजीली जो है सॉल्युबिलिटी का रिएक्शन फास्टर यहाँ पे प्लेस होगा। चलो, अभी यहाँ पे आप एक देख पा रहे हो टेम्परेचर का ग्राफ है। वे यहाँ पे देखो, ये टेम्परेचर का एक्स एक्सिस में दिया है और वर्सेस आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर जैसे ही आप इंक्रीज करते हो, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का लेवल देखो मैक्सिमम है यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का। ठीक है, सो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कतरीना ने कार मांगी अल्टोजेन, वैसे कुछ था ना, निमोनिक्स क्या था हमारा, हाँ वही, कतरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो ये पोटेशियम नाइट्रेट है, यहाँ पर आपका ये जो हो गया यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हो गया, यहाँ पे ये सोडियम ब्रोमीन हुआ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि जो पोटेशियम है वो ज़्यादा इजीली सल्यूबल हो जाएगा जैसे ही अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्टेट जो है देखो, अगर मैं इस स्टेट की बात करता हूँ पोटेशियम ब्रोमीन की, तो इसमें क्या क्या आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या एलिमेंट्स है, क्लोरीन है यहाँ पे जो आपको पता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको याद आ रहा है निमोनिक्स, अगर आप देख रहे हो लास्ट ग्रुप का जो है फर्स्ट क्लास बिरयानी I8। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ये और ये जो है यहाँ पे ब्रोमीन आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर किसका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा यहाँ पे, तो ये रेशियो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सो इस तरीके से आयोडीन का हाईएस्ट होता है, उसके बाद ब्रोमीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का होता है, उसके बाद फ्लोरीन का होता है। सो फ्लोरीन को आप कितना भी हीट दे दो, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिएक्टिव कौन होगा, आयोडीन होगा। ये कौन सा है आपका, ये जो है यहाँ पे नोबल गैस का एलिमेंट है, सॉरी ये जो है आपका यहाँ पर सेकेंड लास्ट ग्रुप का जो है यहाँ पे एलिमेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो जैसे आपने देखा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है उसका यहाँ पर वैल्यू भी कम होगा। अगर आप कितना भी यहाँ पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, उनका सॉल्युबिलिटी लेवल इंक्रीज उतना नहीं हो पाएगा। सो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ये ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है तो उतना जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर यहाँ पर उनकी सॉल्युबिलिटी लेवल भी इंक्रीज हो जाती है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। अभी प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करता है आपके सॉल्युबिलिटी को। सो देखो, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज दे आर इनकम्प्रेसिबल। सो देखो, ऐसा टोटली नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है। इन्होंने यहाँ पे ब्लंटली लिख तो दिया है, प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड एज दे आर इनकम्प्रेसिबल। कुछ कुछ स्टेट में सॉलिड जो है यहाँ पे आपका कंप्रेसिबल भी होता है। ठीक है, However, pressure greatly affects solubility of gases in liquid. So यहाँ पे इन्होंने बताया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉलिड जो है 100% इनकम्प्रेसिबल नहीं होता, थोड़ा बहुत जो है वो रेशियो में कंप्रेसिबल भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रेशर ग्रेटली अफेक्ट सल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड या फिर यूँ कहे लिक्विड्स इन गैसेस, तो फिर वहाँ पे जो है कंप्रेसिबिलिटी का नेचर आपको देखने को मिल सकता है। सो वो जो दो अलग अलग आपके सॉल्यूबिलिटी के जो रिएक्शन होने वाले हैं, जो भी आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, अगर उनको आप मिक्सअप करते हो तो वहाँ पे आप जो है उस चीज़ को कंप्रेस कर सकते हो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कैसा होता है, इंक्रीज किस लिए होता है, वो इंक्रीज इन प्रेशर जब भी होगा तभी आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होगा। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गैस सॉल्युबिलिटी इन अ लिक्विड एंड प्रेशर इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। यानी कि आपका सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट को समझो ध्यान से। सॉल्वेंट क्या है, आपका लिक्विड है।
ठीक है। सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है आपका, सॉल्यूट है आपका यहाँ पे गैस बताया, ठीक है। गैस आपका क्या है, सॉल्यूट है यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन गैस सोल्यूबिलिटी इन अ लिक्विड। इन अ लिक्विड यानी लिक्विड के अंदर जो है आप उस लिक्विड जो है आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है। सो ये हेनरीज लॉ के तहत आप जो है इस चीज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो, इट स्टेट्स दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, ठीक है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। किसके थ्रू प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली ये एस फॉर सोल्यूबिलिटी है, ये पी आपका प्रेशर है। सो आपका जो सोल्यूबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, प्रेशर से, ठीक है। सो प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। सो आप अगर इस चीज़ को इक्वेट करने जाओगे तो आपको एक कांस्टेंट के मिलेगा, ठीक है। सो के एच आपका क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट कहा जाता है उसको। सो उसका यूनिट देखो क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स होता है। P is the pressure of the gas over the solution, KH is the proportionality constant. So इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसका डिमेंशन आपको निकालना होगा तो मोल लीटर इनवर्स बार रेज़ टू 1 आ जाएगा, ठीक है। सो आप हेनरीज लॉ को यूज़ करके यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि रिलेशनशिप ऑफ गैस सोल्यूबिलिटी इन अ लिक्विड कैसा होता है और प्रेशर जो होता है उसको इक्वेट करने के बाद क्या उसका आंसर आता है, ठीक है। सो अभी एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ देखते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे हमारे फेमस गैसेस लाइक अमोनिया हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो ये ओबे नहीं करते हैं हेनरीज लॉ को। रीज़न वो है कि ये गैस जो है रिएक्ट कर जाते हैं विथ वाटर। अगर वो रिएक्ट नहीं करते और अगर हम उनकी सल्यूबिलिटी की बात करेंगे सो वो ओबे करेंगे हेनरीज लॉ को, लेकिन अगर वो रिएक्ट कर जाएंगे तो सल्यूबिलिटी का कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ये प्रेशर की कोई टर्म्स आने ही नहीं वाली है। अगर वो पहले ही रिएक्ट हो जा रहे हैं तो रिएक्ट नहीं होता, इसलिए हमें जो है वहाँ पर प्रेशर को अप्लाई करना पड़ता है। सो ये इक्वेशन है, आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से जो है आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में किस तरीके से आप देख पा रहे हो एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट हो रहा है। सो NH3 का यहाँ पे क्या बन गया, आपका NH4 बन गया, ठीक है। ये कटायन है, पहला वाला आपका जो कंपाउंड है ये वाला कैसा है, ये कटायन है। सेकेंड वाला आपका जो है ये क्या है, आपका ये हाइड्रोक्साइड OH है जो कि नेगेटिव है। उसी तरीके से आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये अगर H2O के साथ रिएक्ट करेगा सो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये बना देगा आपको कंबाइंड, आपको क्या दे देगा यहाँ पे H2CO3 देगा। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन NH3 एंड CO2 गैस हैव हायर सोल्यूबिलिटीज देन एक्सपेक्टेड बाय हेनरीज लॉ। सो ये अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो ये तो ऑलरेडी सोल्यूबल है, प्रेशर तो उनको देना पड़ेगा जो रिएक्ट नहीं करते, बराबर। सो क्लियर हुआ आपको हेनरीज लॉ यहाँ तक। सो भैया आज का ये हो गया हमारा, ये वीडियो ख़त्म होता है इसी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर देना आप लोग, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आप जो है लेटेस्ट सब कुछ जो है यहाँ से गेन कर सको। आपको पूरा जो है आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज लर्निंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपका कोई सजेशन हो। और अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर के एक्सरसाइज भी सॉल्व करे जाए तो बता दीजिएगा, बिल्कुल वो भी हम सॉल्व करेंगे, उसको भी समझ लेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।